आज बात करेंगे भारत की वीर वीरांगना रानी दुर्गावती के बारे में। चंदेलों की बेटी थी, गोंडवाने की वो रानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी, वो तो दुर्गावती भवानी थी। हमने कई वीर राजपूत शासकों के बारे में तो सुना है, उनका शौर्य तो अतुलनीय था, परंतु आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वीर वीरांगना रानी दुर्गावती की, जिसने बाज बहादुर और अकबर जैसे अत्याचारी शासकों को कई बार युद्ध भूमि में धूल चटाई। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गा अष्टमी के दिन कालिंजर के दुर्ग में हुआ था, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आता है। रानी दुर्गावती के पिता का नाम राजा कीर्ति राय था, जो कि महोबा के चंदेल राजाओं के वंशज थे। कीर्ति राय की एकमात्र संतान दुर्गावती ही थी, इसीलिए उन्होंने दुर्गावती को एक पुत्र के समान ही समझा था और उन्हें शस्त्र चलाने की शिक्षा बचपन से ही देने लगे थे। 13 से 14 वर्ष की आयु में ही दुर्गावती बड़े बड़े जंगली जानवरों का शिकार आसानी से कर लेती थी। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के निर्माण के लिए भी चंदेल राजवंश को ही माना जाता है। तो विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। रानी दुर्गावती का विवाह संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह के साथ हुआ था। संग्राम सिंह के राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र वर्तमान में मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर हुआ करता था। पर विधि का खेल कौन समझ सकता है, 2 वर्ष बाद ही दलपत शाह बीमार पड़ गए और कुछ समय में उनके जीवन का अंत हो गया। दुर्गावती के शोक संताप का ठिकाना न रहा। पति की मृत्यु के बाद दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाया और स्वयं संरक्षिका के रूप में राज्य की व्यवस्था देखने लगी। दलपत शाह की मृत्यु के बाद आसपास के शासकों ने गोंडवाना राज्य पर हमला करके इस पर अधिकार करने का उचित समय समझा। पहली कोशिश मालवा के शासक बाज बहादुर ने की। बाज बहादुर ने अपनी पूरी ताकत के साथ गढ़मंडला पर हमला कर दिया, परंतु दुर्गावती के पराक्रम ने बाज बहादुर को ऐसा पराजित किया कि उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद अन्य किसी छोटे शासक की यह हिम्मत नहीं हुई कि गढ़मंडला की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। जब रानी दुर्गावती आसपास के शासकों से गोंडवाना राज्य की सुरक्षा करने तथा राज्य के प्रबंधन को लेकर कदम उठा रही थी, इसी समय दिल्ली के तख्त पर अकबर विराजमान था। अकबर ने अपनी शक्ति से मालवा और बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया था और अब गोंडवाना तथा दक्षिण की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। रानी दुर्गावती ने अकबर के इरादों का अनुमान लगा लिया था, पर इतने बड़े सम्राट का सामना करने की शक्ति गढ़मंडला में नहीं थी। फिर भी रानी दुर्गावती चुपचाप अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाती रहीं और उन्होंने निश्चय किया कि वह चाहे एक स्त्री हो, फिर भी अकबर की किसी अन्यायपूर्ण आदेश को नहीं मानेंगी और न ही स्वाधीनता को इतनी आसानी से नष्ट होने देंगी। दरअसल अकबर के द्वारा गोंडवाना राज्य पर हमले का कारण इस राज्य की धन और संपदा ही थी। अकबर और उसका सूबेदार आसिफ खान गोंडवाना के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित थे तथा राज्य पर आक्रमण के बाद अकूत संपत्ति को लूटना चाहते थे। अकबर ने एक कुटिल चाल चलकर दुर्गावती को एक पत्र भिजवाया और कुछ शासन संबंधी कार्य के लिए आधार सिंह को दिल्ली भेजने का आग्रह किया। दुर्गावती अपने मंत्री, जिनका नाम आधार सिंह था, उन पर बहुत विश्वास करती थी। रानी दुर्गावती अपने मंत्री को अकबर के दरबार में बिल्कुल नहीं भेजना चाहती थी, परंतु आधार सिंह ने दुर्गावती से कहा कि अकबर के दरबार में जाकर उसकी योजनाओं का पता लगाकर निष्फल करने का प्रयत्न करूंगा। आधार सिंह के द्वारा बहुत आग्रह करने पर रानी दुर्गावती को विवश होकर उन्हें दिल्ली जाने की आज्ञा देनी पड़ी। दिल्ली पहुंचने पर आधार सिंह ने वही बात पाई जिसकी आशंका थी। अकबर ने पहले तो आधार सिंह को गोंडवाना का शासक और अपना मंत्री बनाने का लालच दिया, पर जब इस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उनको जेल खाने में बंद कर दिया गया।
इसके बाद अकबर ने आसिफ खान को शीघ्र ही गोंडवाना पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। फिर शुरू हुआ अकबर का गोंडवाना पर पहला आक्रमण। गोंडवाना राज्य पर किए गए हमले में मुगलों का प्रमुख हथियार तोपखाना था। गढ़मंडला की सेना की सबसे बड़ी कमजोरी तोपखाने का अभाव था। जब शत्रु सेना काफी नजदीक आ पहुंची तो रानी दुर्गावती स्वयं घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ी। उस समय वह हाथ में तलवार लिए हुए साक्षात दुर्गा की तरह दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुगलों की तोपों को व्यर्थ करने के लिए अपना मोर्चा ऐसी पहाड़ी पर बनाया था जहां तोपों के गोले उस स्थान तक पहुंच ही नहीं सकते थे। वह बीच में पहाड़ से टकरा कर ही व्यर्थ हो जाते थे। इस प्रकार जब शत्रु की तोप अपना बहुत सा गोला बर्बाद कर चुकी थी और गोला बारूद खत्म हो चुका था, तब दुर्गावती ने मुगल सेना पर जोरों से हमला किया तथा मुगल सेना में घुसकर ऐसी मार काट मचाई कि मुगल सेना के पसीने छूट गए। आसिफ खान को अपने कैंप को कई मील पीछे हटाना पड़ा और दुर्गावती की सेना विजय का डंका बजाती हुई अपने कैंप में वापस आ गई। पहले आक्रमण में बुरी तरह हारने पर अकबर ने दोबारा आक्रमण किया। दूसरी बार आसिफ खान ने अपने सिपाहियों को तोपखाने के पीछे चलने का निर्देश दिया। दूसरी ओर रानी दुर्गावती मुगल सिपाहियों पर हमला करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को तोपों के सामने ही चलने का निर्देश दिया। यह बड़ा कठिन अवसर था। शत्रु के सैनिक तो तोपों की आड़ लेकर लड़ रहे थे, परंतु गढ़मंडला के सैनिक तोपों के अभाव में गोली और गोलों का सामना अपनी छाती से कर रहे थे। सैनिकों में थोड़ी निराशा देख दुर्गावती ने उनका उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि यद्यपि मेरे पास तोप नहीं है, फिर भी उससे भी शक्तिशाली आत्मबल हमारे पास है। हम स्वदेश की रक्षा के लिए सत्य और धर्म के अनुकूल युद्ध कर रहे हैं। यह कम महत्व की बात नहीं है। याद रखो, सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। ये 10 से 20 तोपें मातृभूमि के मतवालों को आगे बढ़ने से कदापि नहीं रोक सकती। यह कहकर दुर्गावती ने एक बड़ी संख्या में सैनिकों को साथ लेकर मुगलों के तोपखाने पर धावा बोल दिया। यद्यपि इस संघर्ष में सैकड़ों योद्धाओं को अपना बलिदान देना पड़ा, परंतु आखिरकार दुर्गावती ने तोपों के पास पहुंचकर तोपों के गोले दागने वालों का सफाया कर दिया। इस प्रकार तोपखाने को निष्क्रिय होता देख आसिफ खान घबरा गया। उसी समय तत्काल ही अकबर के सलाहकार आसिफ खान ने बिना युद्ध का आह्वान देते हुए तीसरा आक्रमण कर दिया। उस समय रानी दुर्गावती की सेना युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तीसरी बार में सेना में जो कमजोरी दिखाई दे रही थी, उसको पूरा करने के उद्देश्य से दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण को सैन्य संचालन का भार दिया। अपने 17 वर्षीय पुत्र वीर नारायण को सैन्य संचालन देने के पीछे दुर्गावती की यही सोच थी कि अपने किशोर राजा को आगे बढ़ते देखकर सैनिकों का उत्साह बढ़ेगा और वे पराक्रम से शत्रुओं का सामना कर पाएंगे और उनके छक्के छुड़ा देंगे। वीर नारायण बड़ी बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसी बीच रानी दुर्गावती ने वीर नारायण को बहुत से शत्रु सैनिकों से अकेले लड़ते लड़ते घोड़े से गिरते देखा। साथ ही यह समाचार आया कि दीवार एक स्थान पर टूट गई है। दुर्गावती ने समझ लिया कि बस अब अंत हो गया है तथा वीर नारायण के वीर गति पाने से अब उनका जीवन से तनिक भी मोह नहीं रह गया था। अतः वह चुने हुए 300 सैनिकों को लेकर मुगल सेना पर टूट पड़ी और सैकड़ों मुगल सैनिकों को यमलोक पहुंचा दिया। पर अचानक एक तीर उनकी आंख में जा लगा, जिसे उन्होंने अपने हाथ से खींचकर बाहर निकाला। इतने में दूसरा तीर उनकी गर्दन में जा लगा। इससे रानी दुर्गावती को असहाय पीड़ा होने लगी। उसी समय रानी ने अपने मंत्री आधार सिंह को सामने देखकर कहा, मैं रक्त के निकलने से मूर्छित हो रही हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि शत्रु मुझे जीवित अवस्था में छू सके, इसलिए तुम अपनी तलवार से मेरी जीवन लीला समाप्त कर दो।
पर आधार सिंह इस बात को सुनकर कांप उठे और उन्होंने भरे हुए कंठ से कहा, मैं असमर्थ हूँ महारानी, मेरा हाथ आप पर नहीं उठ सकता। आधार सिंह के इतना कहते ही रानी दुर्गावती अपनी बेहोशी की हालत से अचानक उठकर बैठ गईं और अपने कटार को जोर से अपनी छाती में घोंपकर अपनी मृतदेह को त्याग दिया। इसके पश्चात मुगल सेना को कोई और रोकने वाला नहीं था। उन्होंने नगर में घुसकर बहुत सी मारकाट मचाई और गढ़मंडला के खजाने तथा महलों की सभी संपत्तियों को लूट लिया। तो इस प्रकार अकबर ने धोखेबाजी के साथ तीसरा युद्ध जीत लिया। लेकिन रानी दुर्गावती के साहस, शौर्य और सामर्थ्य के सामने अकबर की हार हुई। ऐसी वीर वीरांगना भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगी। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।